हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, तो आज हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें चाहते हुए या ना चाहते हुए बहुत सारे बच्चों को कभी बोलने में, कभी लिखने में या कभी समझने में दिक्कत होती है। हाँ, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लिख लेते होंगे लेकिन उन्हें समझने में दिक्कत होगी। और एक जो परेशानी होती है वो ये है कि लोग बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के हम आए हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल से आपको दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन मिलेगा। और दूसरा, जो लोग इंग्लिश बोलने में हिचकते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए इंग्लिश कैसे बोली जाए इसमें बहुत ज़्यादा सहायता होगी। तो मेरा नाम है राहुल यादव और ये है आपका अपना सर ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या होता है। अब जैसा कि इसका नाम है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी कि बर्थ या जन्म के बारे में बात हो रही है। तो इस चैप्टर में एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि जब वह माँ बनती है तो उस दौरान उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या किस तरह वो उन सारी चीज़ों को झेलती है या कैसा उसे महसूस होता है, वो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरीड। पारंपरिक समाजों में प्रसव के प्रबंधन के तरीके अनेक और विविध हैं। अब वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। पहला वर्ड आपका ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का जो हिंदी अर्थ होता है पारंपरिक। मैनेजिंग, प्रबंधन। चाइल्ड बर्थ, प्रसव। मैनी एंड वेरीड, अनेक और विविध। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures. उनकी उपयोगिता सीधे इस तथ्य से उपजी है कि उन्हें सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता है ताकि माँ पर प्रक्रियाओं को नए सिरे से गढ़ने का मानसिक बोझ ना पड़े। रीइन्वेंटिंग, नए सिरे से गढ़ना। रीइन्वेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से प्रस्तुत करना या दोबारा से उसको पैदा करना या दोबारा से कोई नया तरीका निकालना। बर्डन, बर्डन का अर्थ होता है बोझ। इवन दो द पोटेंशियल catastrophes are alive in the memory of her community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibition helps मेक द एनग्जाइटी मैनेजेबल। हालांकि संभावित आपदाएं उसके समुदाय की स्मृति में जीवित हैं और चिंता का सूचकांक ऊंचा है, फिर भी गर्भावस्था के प्रति एक अनुष्ठानिक दृष्टिकोण जो गर्भवती महिला को वर्जनाओं और निषेधों से घेरता है, चिंता को प्रबंधनीय बनाने में मदद करता है। पोटेंशियल, संभावित। कम्युनिटी, समुदाय। एनग्जाइटी, दो जगह होगा एनग्जाइटी, एक ये है। चिंता। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। प्रोहिबिशन, निषेधों। A woman who observes all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay. एक महिला जो सभी निषेधों का पालन करती है और सभी अनुष्ठान करती है, वह अज्ञात को दूर रखने में सक्रिय रूप से शामिल होगी। प्रोहिबिशंस, निषेधों। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक या जो चीज़ अलाउ ना हो या जो चीज़ आप कर ना सकें। राइट्स, अनुष्ठान। राइट्स आपने देखा होगा पूजा पाठ के दौरान जो चीज़ें होती हैं उनको रिचुअल राइट्स बोलते हैं, रिचुअल्स बोलते हैं हम, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अननोन एट बे, अज्ञात को दूर रखने, यानी कि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ऐसी मानसिकता कि कोई ऐसा खतरा जो शायद उन पे आ रहा हो जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उससे बचने के लिए बहुत कारगर होता है। शी विल हैव द अदर रेनफोर्समेंट for many of the ritual observance of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk and then the other members of her community. उसे अन्य प्रोत्साहन भी मिलेंगे क्योंकि गर्भावस्था के कई अनुष्ठानों में अन्य लोगों की भागीदारी शामिल होती है,
जिन्हें उसका समर्थन करना चाहिए, मुख्यतः उसका पति, फिर उसके रिश्तेदार और फिर उसके समुदाय के अन्य सदस्य। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी लेडी या जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है या गर्भावस्था का जब उसका समय चल रहा है, तो उसे किन किन लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हस्बैंड यानी कि पति, फिर किन्सफोल्क यानी कि उसके रिश्तेदार, और फिर बात होती है कम्युनिटी की, कम्युनिटी समुदाय, और उसके अन्य सदस्य या मेंबर, यानी कि जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द हैं उन सारे लोगों की सपोर्ट की उसको ज़रूरत होती है। Some of these behaviors will be sensible and useful, others magical, but they will all increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her. इनमें से कुछ व्यवहार समझदारी भरे और उपयोगी होंगे, कुछ जादुई, लेकिन ये सभी उसकी सुरक्षा की भावना और उसके इस विश्वास को बढ़ाएंगे कि वह गर्भावस्था का संचालन कर रही है, ना कि यह कि गर्भावस्था उसका संचालन कर रही है। अब ये वाली लाइन हम देखते हैं थोड़ा सा। हर कन्विक्शन दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पीछे रिचुअल्स हमने पढ़े या जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ होती है, जिस तरह भी उसका ध्यान रखा जाता है, वो दो चीज़ें डेवलप करता है। पहला ये डेवलप करता है कि वो सेफ है, सिक्योर है, यानी कि पूरी तरीके से उसको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं है या नुकसान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो गर्भावस्था है उसका संचालन वह स्त्री कर रही है, ना कि स्त्री का संचालन गर्भावस्था कर रही है। यानी कि स्त्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी जो है एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो उस प्रोसेस को कर रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। उसी चीज़ को इस लाइन में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy even in our super rational and confused lifestyle. इस प्रकार के निवारक उपायों के अवशेष गर्भावस्था के बारे में प्रचलित पुरानी कहानियों में पाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी अति तर्कसंगत और भ्रमित जीवन शैली में भी। सुपर रेशनल एंड कंफ्यूज लाइफस्टाइल, अति तर्क संकट और भ्रमित करने वाला, मतलब कि जो वास्तव में सच नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसको सच समझने की कोशिश की जा रही है। ये जो लिखा हुआ है कंफ्यूज लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों से उसको बचाने की कोशिश की जाती है। Our university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as if it were her term assignment. मेरी एक परिचित विश्वविद्यालय स्नातक जिसने अपनी गर्भावस्था को ऐसे लिया जैसे कि यह उसका टर्म असेसमेंट हो। अब ये जो वर्ड लिखा है एक्वेंटेंस, परिचित, एक्वेंटेंस वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें हम जान रहे होते हैं या जो हमारे जान पहचान में होते हैं। कभी कभी रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी दोस्त यार होते हैं, तो उनके बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। एक वर्ड और है आपका यहाँ पे, टर्म असिस्टेंट। टर्म असिस्टेंट असाइनमेंट, सॉरी, टर्म असाइनमेंट क्या होता है कि जैसे कि आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो आपको 6 महीने के दौरान एक काम दिया गया करने के लिए और वो आपको पूरा करना है। तो वो अपनी एक दोस्त के बारे में बता रहा है जो प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी प्रेगनेंसी को कैसे लिया जैसे टर्म असाइनमेंट हो, यानी कि उसका कोई काम हो। और उसने क्या किया, मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, हर विकास को बारीकी से नोट करती रही। मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, मेटिकुलसली फुट नोटिंग बारीकी से नोट करती रही, यानी कि जो जो चीज़ें वो महसूस कर रही थी या जो जो चीज़ें उसके जीवन में हो रहा था, उन सब चीज़ों का क्या कर रही थी, वो नोट बना रही थी और मेंशन कर रही थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth. प्रसव पूर्व अभ्यासों को एक अनुष्ठान के रूप में और साथ ही प्रसव के शारीरिक अनुभव के लिए एक सहायक तैयारी के रूप में मानती रही। Performing them in deep silence and total recollection at the same time every day come hell or high water. और चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक दिन एक ही समय पर गहन मौन और पूर्ण स्मरण के साथ उन्हें करती रही। यानी कि जो अपना काम कर रही थी उसको चाहे जितनी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हों या जितनी दिक्कतें आ रही हों, लेकिन उसके बावजूद उसने जो काम के तौर पे अपने प्रसव को उठाया कि उसका काम है और वो सारी चीज़ें मेंशन करती थी, तो सारी चीज़ें वो मेंशन करती रही, चाहे जीवन उसका आसान चल रहा हो या कठिन चल रहा हो। As well,
she observed the old die-hard superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck. And so one of my good children shot into the world without crimp or napkins. साथ ही उसने उस पुराने कट्टर अंधविश्वास का भी पालन किया कि जन्म से पहले बच्चे के लिए उपकरण और कपड़े खरीदना अपशकुन होता है, और इस तरह मेरी एक धर्मपुत्री बिना पालने या नैपकिन की इस दुनिया में आई। यानी कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, यानी कि जिसका कोई तर्क, साइंटिफिक तर्क मिलता नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को उन चीज़ों पे भरोसा होता है, तो हम भी उस चीज़ पे भरोसा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी उन्होंने बताई है। और ये जो वर्ड लिखा है आपका एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल, तो एक सुपरस्टिशन की बात हो रही है, अंधविश्वास की, कि जो नवजात है या जो नया बच्चा है उसके होने से पहले उसके लिए कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी। एक्वायरिंग इक्विपमेंट यानी कि पालना या जो झूला होता है जिसे हम बोलते हैं, और कपड़े, नए कपड़े बच्चे के लिए। बेबी बिफोर द बैड लक, बिफोर द बर्थ वॉज बैड लक, यानी कि जन्म से पहले अगर लिया तो वो अपशकुन माना जाएगा। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है बैड लक, इसका अर्थ है अपशकुन। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby. But after her training and unmedicated childbirth for months, in the event the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughters had appeared. यह सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे कि माँ को अपने बच्चे का आनंद लेने का पूरा अवसर मिले, लेकिन महीनों तक बिना दवा के प्रसव के लिए प्रशिक्षित होने के बाद अस्पताल ने तब तक यह मानने से इनकार कर दिया कि वह दूसरे चरण के प्रसव में है जब तक कि उसकी बेटी का सिर नहीं निकल आया। तो ये थोड़ी सी कंडीशन बताइए, हॉस्पिटल्स की भी कंडीशन बताइए और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसकी भी कंडीशन बताइए। सेकेंड स्टेज लेबर, ये जो वर्ड लिखे हैं आपके, सेकेंड स्टेज लेबर यानी कि दूसरे चरण के प्रसव। तो इस समय क्या होता है, पूरी तरह से बेबी जो होता है मैच्योर हो गया होता है और बर्थ के लिए तैयार होता है। तो हॉस्पिटल जो था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। कब तक नहीं माना? जब तक कि उन्हें बेटी का सिर नहीं दिख गया या निकल नहीं आया। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days. अस्पताल का स्टाफ स्तनपान कराने में इतना असहयोगी था कि माँ और बेटी ने 2 दिन बाद ही खुद को छुट्टी दे दी। अनकोऑपरेटिव, असहयोगी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि आप किसी का साथ दे रहे हैं या कोई आपका साथ दे रहा है किसी काम में। अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ ना देना। तो हॉस्पिटल कैसा था, बिल्कुल उसने साथ नहीं दिया। किस चीज़ में? ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एक नवजात बच्चे के लिए स्तनपान। ये बोला जाता है कि जो बच्चा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या जो नवजात शिशु होता है, उसके लिए जो माता का दूध होता है या स्तनपान जो होता है अमृत के जैसे होता है। और यहाँ हॉस्पिटल को आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से वो साथ भी नहीं दे रहे हैं कि वो उन्हें स्तनपान कराए। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने खुद ही 2 दिन के बाद छुट्टी ले ली। डिस्चार्ज, छुट्टी ली या छुट्टी दी। द बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड इन नॉन टेक्नोरेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। यह जन्म वस्तुतः बिना किसी देखरेख के हुआ। वर्चुअली अनअटेंडेंट, बिना किसी देखरेख के, यानी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया या बहुत ज़्यादा उसकी केयर नहीं करी। गैर तकनीकी समाजों में असाधारण दुर्घटनाओं को छोड़कर जन्म हमेशा देखरेख में होता है। गैर तकनीकी समाजों, नॉन टेक्नोलॉजिक सोसाइटीज़, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है या कह सकते हैं पैसे की दिक्कतें हैं, उन सोसाइटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो आज के समय जब भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, वुमेंस प्रेग्नेंट होती हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और पूरी तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, सिर्फ ऐसे समाज होते हैं जो टेक्नोलॉजी उनके पास तक नहीं पहुँच पाई है, उन समाज को छोड़ दिया जाए। वैसा उस बच्चे के साथ या उस माता के साथ हुआ। Clearly, infant and mother mortality is greater in traditional births, but in our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live. स्पष्ट रूप से पारंपरिक प्रसवों में शिशु और मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन मृत्यु से बचने की हमारी चिंता में हमने जीवित रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए इस अनुभव को, महत्व को नष्ट कर दिया है।
No one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible. कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि प्रत्येक शिशु और विशेषकर प्रत्येक मातृ मृत्यु एक त्रासदी है। अब यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि इन्फेंट, अगेन शिशु, मैटरनल डेथ, मातृ मृत्यु, ट्रेजिडी, त्रासदी। त्रासदी या ट्रेजिडी जो वर्ड है वो तब यूज किया जाता है जब कोई ऐसी चीज होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, जिसे यदि संभव हो तो रोका जाना चाहिए। नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर which has developed in the hospital setting has been at least partially responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century। ना ही इस बात से कि आधुनिक प्रसूति देखभाल जो अस्पताल में विकसित हुई है पिछली आधी सदी में मातृ और प्रसवपूर्ण मृत्यु दर में नाटकीय कमी के लिए कम से कम आंशिक रूप से जिम्मेदार रही है। यानी कि जो पुराने तरीके से जब घरों में ये प्रसव हो जाते थे और ये सारी चीज़ें हो जाती थी तो वो वहाँ पे क्या था कि जो माएँ होती थी उनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती थी या जो नवजात शिशु होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जैसे ही समय बदला और जिस तरह टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल करना और बहुत सारे डॉक्टर्स ने जब सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू किया तो ये कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में, जो यहाँ लिखा हुआ है पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछली आधी सदी, तो जो यहाँ पे मृत्यु की जो दर है माता की हो या बच्चे की हो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस की वजह से। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली perverts to question whether our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price, when this includes giving up things which we human beings have often felt to be more important। लेकिन यह सवाल करना अनिवार्य रूप से अनुचित नहीं है कि क्या हमारी वर्तमान प्राथमिकता किसी भी कीमत पर प्रसवकालीन मृत्यु दर के न्यूनतम आंकड़ों तक पहुंचना होनी चाहिए, जब इसमें उन चीज़ों का त्याग करना शामिल हो जिन्हें स्वतंत्र मनुष्यों ने अक्सर अपने अस्तित्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, such as freedom to live their own lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values। जैसा कि अपना जीवन अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता और अपने मूल्यों की भावना के अनुरूप व्यक्तिगत चुनाव करने की स्वतंत्रता। किट्जिंगर, Sheila and John A. Davis, it's The Place of Birth, London 1978। किट्जिंगर, शीला और जॉन ए डेविस, संपादक, जन्म स्थान लंदन। तो ये आपका एक कह सकते हैं लेख है जो लंदन की एक मैगजीन से उठाया गया है और जहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि क्या प्रसव के दौरान या जो भी वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं होना चाहिए जितना ज़रूरी कि कैसे हम अपना जीवन जिएं और किस तरीके से जो कुछ भी हम करना चाहें उसकी पूरी तरह आज़ादी है। तो क्या इन चीज़ों को भी उसके बराबर या समकालीन नहीं ला देना चाहिए? In many societies, women still go forth from their mothers' houses at marriage to live with the mother-in-law and the wives of their husband's brother। तो ये मॉडर्न डे की चीज़ें या बहुत कॉमन है जो हम अपने आसपास और समाज में बहुत आसानी से देख पाते हैं। कई समाजों में आज भी महिलाएं विवाह के बाद अपनी माँ के घर से निकलकर सास कौन होती है? हस्बैंड की जो माँ होती हैं, और अपने पति के भाइयों की पत्नियों के साथ रहने जाती है, भाइयों की पत्नियों और भाइयों के साथ भी। It is a truism of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। मानव शास्त्र का यह एक सत्य है कि ऐसी महिलाएं जब तक अपने नए परिवार की सदस्य नहीं बनती तब तक कि वे बच्चे को जन्म ना दे दें। ट्रूइज्म, सत्य, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र की बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं और मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल साइंस से ये चीज़ निकल करके आती है कि शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो तो जा कर के अपने सास के घर में और अपने देवरानियों के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन पूरी तरह से वो उस परिवार का सदस्य तब बनती है जब वो एक नए बच्चे को जन्म दे देती है, नवजात शिशु को जन्म दे देती है। If we consider that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged, it is understandable that the bride too longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother।
अगर हम यह मान लें कि ऐसे समाजों में विवाह की संभावना काफ़ी हद तक तय की हो गई होती है, तो यह समझ में आता है कि दुल्हन भी उस बच्चे की चाहत रखती है जो उसके साथ वैसा ही घनिष्ठ संबंध रखेगा जैसा वह अपनी माँ के साथ रखती है। इंटीमेट रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ यानी कि बहुत मजबूत रिलेशनशिप। कोई भी बच्चा होता है उसकी अपनी माँ से जो रिलेशनशिप होते हैं बहुत इंटीमेट या बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं, बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं। तो जब एक महिला शादी करके दूसरे घर में जाती है और जब उसका न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर भी ये भावना होती है कि जो उसका बच्चा होगा उससे उसका जो रिलेशन होगा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और बहुत क्लोज होंगे वो। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोड्स is that they are backward, cruel and wrong. ऐसे रीति रिवाजों की पश्चिमी व्याख्या यह है कि वे पिछड़े, क्रूर और गलत हैं। बैकवर्ड, पिछड़े यानी कि बहुत ज़्यादा पिछड़े, यानी कि जिनकी सोच समय के साथ ना हो, सही और गलत में फैसला लेने में वो सक्षम ना हो। क्रूअल, क्रूर, क्रूर यानी कि ह्यूमंस पे उसका कैसा असर पड़ रहा हो या किसी का बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो क्या होता है, वो क्रूर होता है, रॉन्ग, गलत। इट इज अज्यूम्ड दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेस आर परफेक्टरी एंड एक्सप्लॉयटिव एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। यह माना जाता है कि पति पत्नी के बीच यौन संबंध दिखावटी और शोषणकारी होते हैं और सभी सासें अन्यायी और प्रतिशोधी होती हैं। अनजस्ट, अन्यायी, विंडिक्टिव, प्रतिशोधी। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हम देखते हैं अक्सर ये चीज़ें या ये खबरें आपको सुनने में मिलती हैं कि जो सास है उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया या बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो बिल्कुल भी इनह्यूमन होता है या गैर मानवीय होता है। One of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international fora. उन नारीवादियों के रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक जो अंतर्राष्ट्रवादी नहीं हैं उन महिलाओं से सीखना चाहती हैं जो अभी भी एक महिला समाज में रहती हैं। उन महिलाओं की प्रवृत्ति है जो उन भाषाओं में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंचों में। अब फेमिनिस्ट या नारीवादी, नारीवादी कौन होते हैं? जो नारी के या स्त्री के हक की बात करते हैं और जो उनके लिए क्या बहुत बेहतर है या क्या गलत है उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश है कि किस तरह जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ फेमिनिज्म यानी कि नारी के हक की बातें होती हैं, उन लोगों से जो सीखना चाहते हैं तो वो कहाँ फेल होते हैं, वो समझते हैं थोड़ा सा। Which they cannot speak with fluency. Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences, even though the trips were a tremendous treat, because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेते समय मौन विरोध में पीछे हट जाती हैं जिन्हें वे धारा प्रवाह नहीं बोल सकती। सूडानी सरकार की महिला अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया है। हालांकि ये यात्राएं उनके लिए बहुत आनंददायक, ट्रिमेंडस ट्रीट, ट्रिमेंडस का अर्थ है बहुत, ट्रीट का अर्थ है आनंददायक, क्योंकि वे अपने जीवन के बारे में परामर्श लेने के बजाय उसे बताए जाने से थक चुकी थी। Thus, we in the West would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has born it. Although, of course, most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage. इस प्रकार पश्चिम में हम इसे अपमानजनक मानेंगे कि एक महिला अपना नाम खो दे और अपने पहले बच्चे के जन्म देने के बाद उसकी मां के रूप में जानी जाए। हालांकि हम में से अधिकांश लोग विवाह के बाद अपने पति के नाम से महिला के वंश के समाप्त होने का विरोध नहीं करते। तो यहाँ एक और परेशानी उन्होंने उठाई। क्या परेशानी उठाई? कि जब महिला का जो पहला बेबी होता है या जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके बाद क्या होता है, वो उसके नाम से जाने जाती हैं कि ये उसकी माँ है या उसकी जो पहचान होती है उसके पहले बच्चे के वजह से होती है, तो वो इसे अपमानजनक समझते हैं। लेकिन फिर वो एक और बात बोलते हैं कि हम लोग या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाएंगे कि
जब महिला की शादी होती है तो उसका जो नाम होता है या उसके जो फादर का नेम होता है, जो सर नेम होता है, वो हटा करके उसके हस्बैंड का यूज होता है। In many traditional societies, the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife. कई पारंपरिक समाजों में माँ और उसके बच्चे का रिश्ता पति और पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। In some, indeed, the child's relationship with the rest of his family is as important or even more important than either. कुछ में, वास्तव में, बच्चे का अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रिश्ता दोनों से भी उतना ही महत्वपूर्ण या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। Indeed, वास्तव में। A number of social usages may stress the child's relationship with the rest of kin group at the expense of that with his parents. कई सामाजिक प्रथाएं बच्चे के अपने माता पिता के साथ रिश्ते की कीमत पर उसके बाकी रिश्तेदारों के साथ रिश्ते पर जोर दे सकती हैं। His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents. उसके माता पिता की तुलना में उसके चाचा चाची को सार्वजनिक रूप से उसके साथ ज़्यादा शारीरिक अंतरंगता की अनुमति दी जाती है। In many traditional societies in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by enforced abstinence or actual separation of parents in order to strengthen the extended family. Thus, children are not born at the whim of the parents, but in response to a broader pressure from the whole group. अफ्रीका और भारत के कई पारंपरिक समाजों में विस्तारित परिवार को मजबूत करने के लिए जबरन संयम या माता पिता के वास्तविक अलगाव के जरिए जैविक परिवार को जानबूझकर कमजोर किया जाता है। इस प्रकार बच्चे माता पिता की मर्जी से नहीं बल्कि पूरे समूह के व्यापक दबाव के जवाब में पैदा होते हैं। ये जो वर्ड है आपका बायोलॉजिकल, जैविक, डेलिबरेटली, जानबूझकर। Caldwell J.C. The Economic Rationality of High Fertility, an investigation illustrated with Nigerian survey data, Population Studies, Volume 31, Number 1, 1976, पेज नंबर 526। अगेन ये एक मैगजीन का यहाँ पे व्यू है या एक मैगजीन का हिस्सा यहाँ पर उठा करके लिखा गया है। कैल्डवेल जेसी उच्च प्रजनन क्षमता की आर्थिक तर्क संगतता, नाइजीरिया सर्वेक्षण डेटा के साथ सचित्र एक जांच, जनसंख्या अध्ययन, खंड 31, संख्या 1, 1976, पृष्ठ 5 से 6। The woman who satisfies the longings of her peers by producing the child they all are anxious to see finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. जो स्त्री अपने साथियों की इच्छाओं को पूरा करके उस बच्चे को जन्म देती है जिसे देखने के लिए वे सभी उत्सुक रहते हैं, उसकी उपलब्धि का जश्न ऐसे तरीके से मनाया जाता है जो उसकी सफलता को नाटकीय बना देते हैं। Among the few first-person accounts of how this work in practice is this one from a young Sylheti woman. व्यवहार में यह कैसे काम करता है, इसके कुछ प्रत्यक्ष वृत्तांतों में से एक सिलहटी की एक युवा स्त्री का यह वृत्तांत है। अब एक एग्जाम्पल कह सकते हैं दिया हुआ है, या किस तरह यह काम करता है या कैसे चीज़ें होती हैं उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। और किसका उदाहरण है? एक सिलहटी की वुमेन है या एक सिलहटी की महिला है। If a girl is lucky and her parents are alive, she goes to her mother's house for the last few months of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life. यदि कोई लड़की भाग्यशाली होती है और उसके माता पिता जीवित हैं, तो वह अपनी गर्भावस्था के अंतिम कुछ महीनों और बच्चे के जीवन के लगभग पहले 3 महीनों के लिए अपनी माँ के घर जाती है। There she gets a lot of love and care. वहाँ उसे बहुत प्यार और देखभाल मिलती है। लव, प्यार, केयर, देखभाल। She is asked, "What would you like to eat? What do you fancy?" All the time she is looked after. उससे पूछा जाता है, तुम क्या खाना पसंद करोगी? तुम्हें क्या पसंद है?
हर समय उसकी देखभाल की जाती है। यानी कि एक ऐसी लड़की जो भाग्यशाली मानी जा रही है इसमें, जिसके माता-पिता जीवित हैं और वो प्रेग्नेंट है। तो वो अपने माता-पिता के घर जाती है और उसका कितने अच्छी तरह से ख़्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, वो क्या खाना चाहती है, व्हाट डू यू फैंसी, इसका अर्थ क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, उससे बराबर से पूछते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ सेलिब्रेशन। गर्भावस्था का पूरा मामला उत्सव का होता है। सेलिब्रेशन, उत्सव। When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. जब बच्चा पैदा होता है तो यह पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली। नामकरण संस्कार बहुत सुंदर होता है। सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा कि कोई नया बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, नवजात शिशु होगा, उसकी जो नामकरण की प्रक्रिया होती है, जो सेरेमनी होती है, वो कितनी धूमधाम से या कितनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसी का यहाँ पे विवरण है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय 7 days ओल्ड। यह तब आयोजित किया जाता है जब लड़का 7 दिन का हो जाता है, यानी कि बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर। उसके लिए एक नया वस्त्र और माँ के लिए एक नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज फेस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट एट नाइट। देर रात तक दावत और गाना बजाना होता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स। महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होकर गीत गाती हैं। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न एट वॉर्ड ऑफ इवल स्पिरिट्स। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए हल्दी और लहसुन की मालाएं पहनी जाती हैं। गार्लैंड्स, मालाएं, गार्लिक, टर्मरिक, गार्लिक लहसुन, टर्मरिक हल्दी, इविल स्पिरिट्स बुरी आत्माओं। ये सुपरस्टिशन या अंधविश्वास का एक हिस्सा है कि कह सकते हैं पार्ट भी होता है उस सेरेमनी का, कि गार्लिक की यानी कि हल्दी और लहसुन की मालाएं पहनी जाती हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब बच्चे के पास ना आए। दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। तभी नाम चुना जाता है, लड़के या लड़की के नाम पर समारोह होता है। Of course, it is considered better to have a boy, but the birth of girl is celebrated with the same joy by the women in the family. बेशक लड़का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन लड़की के जन्म पर भी परिवार की महिलाएं उतनी ही खुशी से जश्न मनाती हैं। तो ये तो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि लड़का जब होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, और आज भी कई समाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को उतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि अब थोड़ा सा समय के साथ बदलाव हो रहे हैं और लड़का हो या लड़की दोनों का बराबर से सेलिब्रेट करते हैं। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। हम सब साथ बैठकर पान खाते हैं और गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर एज्ड लेडीज ऑफ 40 और 50। हम में से कुछ युवा अविवाहित लड़कियां होंगी तो कुछ 40-50 साल की उम्र की महिलाएं। देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मच लाफ्टर। ढेर सारे चुटकुले, ढेर सारी हंसी मजाक। तो आप इन सारी चीज़ों से ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, आपके दिमाग में एकदम से वो व्यू आ रहा होगा जहाँ पर नामकरण की जो प्रक्रिया होती है या सेरेमनी होती है वो चलती है। बहुत अच्छे से वहाँ डांस होते हैं, खाना होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, और हंसी मजाक का माहौल होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं उन्होंने लाइन बाय लाइन। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोग पान खाते और गाते हुए कितने मज़ेदार लगते हैं। द मैन डोंट टेक मच पार्ट। पुरुष ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते। They may come and have a look at the baby, but the singing, the gathering together at night, it is all women. वे आकर बच्चे को देख तो सकते हैं, लेकिन गाना, रात में इकट्ठा होना सब औरतें ही होती हैं। The songs are simple songs which are rarely written down. ये गाने असाधारण नहीं, साधारण होते हैं जिन्हें शायद ही लिखा जाता है। यानी कि बहुत सिंपल, बहुत साधारण गाने होते हैं और कहीं उसका विवरण नहीं होता है। जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि किसी के घर में नवजात शिशु हुआ तो वहाँ पे गाने वो गाए गए और सुना लोगों ने, फिर किसी दूसरे के घर में हुआ तो वहाँ गाए गए। तो लेकिन लिखित फॉर्म उसका आपको नहीं मिलेगा। दे आर अबाउट दी लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल। ये बंगाल की औरतों के जीवन के बारे में है। और ये कहाँ का ट्रेडिशन लिखा है, या ये प्रक्रिया या ये कल्चर कहाँ फॉलो होता है, बंगाल के बारे में वो बात कर रहे हैं। विल्सन एमरिट, फाइंडिंग अ वॉइस, एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, लंदन 1978, पेज 22। विल्सन अमृत, फाइंडिंग
अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, लंदन 1978, पृष्ठ 22। अब अगेन एक हिस्सा एक मैगजीन का, अमंग द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस as in many others is that the woman gets to go home to visit her mother and sisters. The nostalgic tone of the description, which is clearly tinged with rose, may be the product of the contrast that this young woman finds in England. इस मामले में गर्भावस्था के पुरस्कारों में से एक, जैसा कि कई अन्य मामलों में होता है, यह है कि महिलाएं अपनी माँ और बहनों से मिलने घर जा पाती हैं। वर्णन का उदासीन स्वर जो स्पष्ट रूप से गुलाबी रंग से रंगा हुआ है शायद उस विरोधाभास का उत्पाद है जो इस युवती को इंग्लैंड में मिलता है। Another of the Asian women who found a voice in Amrit Wilson's book gives a similarly rosy picture of rearing a child in Bangladesh. अमृत विल्सन की पुस्तक में आवाज़ पाने वाली एक अन्य एशियाई महिला ने बांग्लादेश में बच्चे के पालन पोषण की एक समान रूप से गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत की है। In Bangladesh, children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family. बांग्लादेश में 5 या 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पूरा परिवार करता है। All the children of the joint family are looked after together. संयुक्त परिवार के सभी बच्चों की देखभाल एक साथ की जाती है। Joint family संयुक्त परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। They are taken to the pond for a bath, perhaps by one daughter-in-law, and she bathes them all. उन्हें शायद एक बहू द्वारा तालाब में स्नान के लिए ले जाया जाता है और वह उन सभी को नहलाती है। Then they all come in and sit down to eat. फिर वे सभी अंदर आते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. शायद सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया हो। Another woman feeds them. एक अन्य महिला उन्हें खिलाती है। As for playing, the children play out of doors with natural objects. जहाँ तक खेलने की बात है, बच्चे प्राकृतिक वस्तुओं के साथ बाहर खेलते हैं। Natural objects, प्राकृतिक वस्तुओं। Here people say that Asian children don't play with toys. यहाँ लोग कहते हैं कि एशियाई बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते। In Bangladesh they don't need toys. बांग्लादेश में उन्हें खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। They make their own simple things. In the afternoon they love to hear रूपथोका fairy tales. Excuse me. वे अपनी साधारण चीज़ें खुद बनाते हैं। दोपहर में उन्हें रूपथोका परियों की कहानियाँ या फेरी टेल्स या कह सकते हैं जो कह सकते हैं आप इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को बहलाने के लिए या उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, कल्पना को बढ़ाने के लिए सुनाई जाती है, सुनना बहुत पसंद होता है। मे बी देयर इज़ अ फेवरेट आंट, शी टेल्स देम दीज स्टोरीज। शायद कोई पसंदीदा हो चाची, वह उन्हें यह कहानियाँ सुनाती हैं। यानी कि जो कहानी सुनाने में बहुत ज़्यादा जिन्हें पसंद हो, ऐसी आंटियाँ या एक एज के बाद लेडीज़ होती हैं जिन्हें कहानी सुनाना बहुत अच्छे से आता है, तो सारे बच्चों को वो बहुत पसंद आती हैं क्योंकि वह उन्हें कहानी सुनाती हैं। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेस। लेकिन रात को जब उन्हें नींद आती है तो वह हमेशा अपनी माँ के पास चले जाते हैं और उनकी गोद में सो जाते हैं। एम्ब्रेस, गोद। But other women do help a lot. In fact, they have such strong relationships with the child that it is not uncommon for them to be called big mother or small mother. विल्सन अगेन फिर उसी किताब का यहाँ पे वर्णन है, लेकिन दूसरी महिलाएं भी बहुत मदद करती हैं। दरअसल बच्चों के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उन्हें बड़ी माँ या छोटी माँ कहना कोई असामान्य बात नहीं है। यानी कि घर की जो और भी महिलाएं होती हैं तो उनको वो या तो बड़ी माँ बोल रहे होते हैं या छोटी माँ बोल रहे होते हैं, और उनसे भी उनका जो रिलेशन या रिश्ता होता है बहुत मजबूत होता है। वो भी उनको पालने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। All technological change causes social problems. The impact of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. सभी तकनीकी परिवर्तन सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। पारंपरिक समाजों में पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव आधुनिकीकरण के सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन, यानी कि तकनीक, जितनी टेक्नोलॉजी या तकनीक हमारे पास आई उतनी ज़्यादा नई परेशानियों को जन्म दिया। और वेस्टर्न कंट्रीज़, ये जो यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न मेडिसिन,
पश्चिमी चिकित्सा जितना ज़्यादा हमारे करीब आई या जितना हम उसको आसानी से पहुंच सकते थे, उतनी हमारे साथ दिक्कतें हुई। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, यानी कि आधुनिक समय कह सकते हैं हम, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा रोल था। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज एनॉर्मस, द रिस्पेक्ट फॉर देयर मिराकुलस हाइपोडर्मिक्स टोटल। सफ़ेद कोट वालों की प्रतिष्ठा अपार है, उनके चमत्कारी अधे त्वचा के प्रति सम्मान अपार है। वाइट कोट इज एनॉर्मस, सफ़ेद कोट वाले की प्रतिष्ठा। The pressure of expectation makes for aggressive and dramatic procedures even when the health status of the patient is too poor to withstand them. अपेक्षाओं का दबाव आक्रामक और नाटकीय प्रक्रियाओं को जन्म देता है, तब भी जब मरीजों की स्वस्थ स्थिति इतनी खराब हो कि वे उन्हें झेल ना सकें। Allopathic doctors in peasant communities are dependent upon expensive drugs, sparkling equipment and lots of electricity, most of which they have not got in sufficient quantity. किसान समुदायों के एलोपैथिक डॉक्टर महंगी दवाएं, चमचमाते उपकरणों और ढेर सारी बिजली पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। अब पीजेंट कम्युनिटी, किसान समुदायों। अब किसान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भारत में ऐसे हैं, या और भी जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, और एलोपैथिक जो दवाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। Where foreign aid has established that temple of our religion, the hospital, it must make a ritual display of its power with horrible results. जहां विदेशी सहायता ने हमारे धर्म के मंदिर अस्पताल की स्थापना की है, वहां उसे अपनी शक्ति का एक औपचारिक प्रदर्शन करना होगा जिसके भयानक परिणाम होंगे। शीला किंजिंगर visited an enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa, and this is what she saw. शीला केटजिंगर ने दक्षिण अफ्रीका में बंटू मरीजों के लिए एक विशाल आधुनिक अस्पताल का दौरा किया, और उन्होंने जो देखा वह यह है। अब क्या देखा उन्होंने, आइए देखते हैं। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग रिलिंग वुमेन, द मेजोरिटी लेबरिंग अलोन। प्रसव कक्ष करहाती, चक्कर खाती महिलाओं से भरा था, ज्यादातर अकेले प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। ग्रोनिंग, करहाना, रिलिंग, चक्कर खाना, यानी कि जब वो एक अफ्रीका के अस्पताल में गई तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि जो लेबर रूम है या जो लेबर का प्लेस है, वहाँ पे जो औरतें थी वो अकेले थी, और क्या क्या हो रहा था, उन्हें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसमें से वो करहा रही थी दर्द के मारे और चक्कर खा रही थी। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज। ऑक्सीटोसिन ड्रिप और पंप का व्यापक उपयोग हो रहा था। यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप, ऑक्सीटोसिन और पंप। और पंप किस लिए होता है? सांस लेने में अगर उन्हें दिक्कत हो रही हो। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। यह पुराने अफ्रीका और पश्चिम की नई तकनीक का मिलन स्थल था। पुराने अफ्रीका, ओल्ड अफ्रीका, ओल्ड अफ्रीका, पुराने अफ्रीका से क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतने आसानी से या इतनी अच्छी तरीके से नहीं अपनाया है, और शायद अपनाने के लिए वो तैयार भी हों, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से उनके लिए ओल्ड अफ्रीका। और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्ट, यानी कि नई तकनीक कहाँ की? वेस्टर्न कंट्रीज़ की। उनके लिए मेल हो पाना बहुत मुश्किल है, जो कि उन्हें वहाँ देखने में मिला। Pools of blood lay on the floor like sacrificial outpourings, and Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessings of earth. जमीन पर खून के कुंड बलि की तरह बह रहे थे, और बंटू नर्सें उन्हें धरती के आशीर्वाद के साक्षी के रूप में वहीं छोड़कर खुश थीं। तो वहाँ की व्यवस्था कितनी गंभीर है या कितनी खराब है, आप देख सकते हैं कि प्रसव के दौरान क्या है कि कभी कभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और उससे क्या होता है, ब्लड, और ब्लड जो है वो वहाँ पर पूरी फर्श पे या ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और उसको साफ करने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। While they busied themselves with technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible. जबकि वे तकनीकी रूप से परिष्कृत आधुनिक उपकरणों में व्यस्त थीं, और जहां तक हो सके प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं की उपेक्षा करती थी। इग्नोर्ड, उपेक्षा।
which it was not so difficult to do as they did not speak the same languages anyway. जो करना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वे वैसे भी एक ही भाषा नहीं बोलती थी। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन्हें वो वेस्टर्न इक्विपमेंट चलाने आते हैं वो उस कंट्री की नहीं है, और उस कंट्री के ना होने के कारण क्या है कि उन्हें वो भाषा बोलनी नहीं आती। तो जब भाषा नहीं बोलनी आती तो फिर आपस में बात करने में उन्हें दिक्कत होती होगी। इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा होगा। Birth was very far from normal here, and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals catering the black clinic patients from large urban ghettos. यहाँ प्रसव सामान्य से बहुत अलग था, और यह इस तरह से किया जाता था जैसे मानो पहले अमेरिकी अस्पतालों में बड़े शहरी बस्तियों से आए अश्वेत क्लिनिक के मरीजों के लिए देखा था। Impersonal conveyor belt obstetrics accompanied by a plethora of technical innovations and machinery. तकनीकी नवाचारों और मशीनों का भरमार के साथ अवैस्किक कन्वेटर बेल्ट प्रसूति। If we turn birth from a climatic personal experience into a personal disaster, it matters little that the result is more likely to be a life child. अगर हम जन्म से एक चरमोत्कर्ष वाले व्यक्तिगत अनुभव से एक व्यक्तिगत आपदा में बदल दें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम एक जीवित बच्चा होने की ज़्यादा संभावना है। क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ पर्सनल डिजास्टर। अगर हम इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें तो हमें समझ में आता है कि जब बच्चा होने के दौरान का जो प्रोसेस है या प्रसव के समय का जो प्रोसेस है उसको हम इस तरह ट्रीट करें कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को दिक्कत हो रही है, तो शायद जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं वो ना हो और बच्चे का जीवित रहने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। Women will not long continue to offer up their bodies and minds to such brutality, especially if there is no one at home to welcome the child, to praise the mother for her courage and to help her raise it. महिलाएं लंबे समय तक अपने तन मन को ऐसी क्रूरता के हवाले नहीं रखेंगी, खासकर अगर घर पर बच्चे का स्वागत करने, माँ के साहस की प्रशंसा करने और बच्चे के पालन पोषण में उसकी मदद करने वाला कोई ना हो। ब्रूटैलिटी, क्रूरता। अगेन, क्रूरता या ब्रूटैलिटी का अर्थ है इनह्यूमन होना या मानव को मानव ना समझना। In fact, peasant communities are more level-headed and skeptical for us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium-plated technology more successfully than we like to think. वास्तव में किसान समुदाय हमसे और हमारे तरीकों के प्रति जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा संतुलित और संशयी हैं, और उन्होंने हमारी क्रोमियम प्लेटेड तकनीक के देखभाल का जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सफलतापूर्वक विरोध किया है। रेजिस्टेड, विरोध करना। They know that death attains too frequently in the traditional birthplace, but they also know that there are worse fates than death. Nevertheless, all that stops our technology from reaching into एवरी हर्ट एंड होल इन पॉवर्टी। वे जानते हैं कि पारंपरिक जन्मस्थान में मृत्यु बहुत बार होती है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मृत्यु से भी बदतर भाग्य है। फिर भी हमारी तकनीक को हर झोपड़ी और झोपड़ी तक पहुंचाने से रोकने वाली एकमात्र चीज़ क्या है? गरीबी है। यानी कि टेक्नोलॉजी, अभी पहले भी हमने डिस्कशन किया कि टेक्नोलॉजी हर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पहुँच पा रही क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है या बहुत ज़्यादा गरीबी है। द कल्चरल हेगमी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज टोटल। पश्चिमी तकनीक का सांस्कृतिक आधिपल्य पूर्ण है। द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, which is probably just as well. For if we succeed in crushing all pride and dignity out of child bearing, the population explosion will take care of itself. चेतावनी देते हुए उठाई गई कुछ महिलाओं की आवाज़ें हमारी मशीनों की गुनगुनाहट और धड़कन के बीच नहीं सुनी जा सकती, जो शायद ठीक भी है, क्योंकि यदि हम बच्चे पैदा करने के गौरव और सम्मान को कुचलने में सफल हो जाते हैं तो जनसंख्या विस्फोट स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।